स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मामला था और इस न्यायालय के समक्ष जो मामला है उनके बीच केवल यह अंतर है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मामला था उसमें अंततोगत्वा फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में अन्य आधार पर अर्थात यह कि उसके साथ भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का प्रमाण पत्र नहीं लगा हुआ था, इसलिए उस फोटोकॉपी को अग्राह्य माना गया था। जबकि हमारे समक्ष जो मामला है उसमें जो फोटोकॉपी अर्थात जो फैक्स कॉपी है उसके साथ दूतावास के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति लगी हुई है। इस प्रमाणित प्रति पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के पृष्ठांकन की जो फोटोग्राफिक प्रति लगाई गई है वह न्यायालय की राय में यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त की गई है और इसलिए वह द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। यदि याची के पास पर्याप्त समय होता तो वह प्राथमिक साक्ष्य के रूप में इस न्यायालय में पेश करने के लिए अमेरिका से वह प्रमाणित प्रति ले आती जिसमें भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का मूल प्रमाण पत्र लगा होता, किंतु उसे कुछ ही दिनों में वापस अमेरिका जाना है। तारीख 1/7/1973 को जब इस न्यायालय में प्रति शपथ पत्र फाइल किया गया था और जिसमें इस न्यायालय के समक्ष दस्तावेज को अग्राह्य किए जाने की बाबत आक्षेप किया गया था, तभी याची ने अमेरिका में अपने अटॉर्नी को भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के समक्ष न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल करने का अनुरोध किया था और उसने अपने अटॉर्नी से यह भी अनुरोध किया था कि वह उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि पर दूतावास के प्रमाण पत्र को पृष्ठांकित करके उसे भारत में फैक्स से भेज दे। न्यायालय ने यह पाया है कि इस मामले में इस साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका से उस प्रमाण पत्र को मूल रूप से प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता। पैरा यहाँ न्यायालय प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का भी उल्लेख करना चाहता है। विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि तारीख 6/9/88 के OP संख्या 6970 को इस न्यायालय द्वारा जिसे पूर्व में खारिज किया गया था उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाज़त लेकर आवेदन फाइल किया गया था। तारीख 19/9/1989 को इस विशेष इजाज़त आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जो कि प्रदर्श P5 पर है और वह पूर्व
न्याय के रूप में प्रभावी है। प्रदर्श P 8 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया कि विशेष इजाज़त याचिका खारिज की जाती है। याची समुचित राहत के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जब यह राय व्यक्त की थी कि याची संरक्षक और प्रतिपाद्य अधिनियम के अधीन किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकती है, तब उसने याची के इस अधिकार पुरोबंधित नहीं किया था कि वह नए आधारों पर या पश्चातवर्ती घटनाओं के आधारों पर इस न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका फाइल नहीं कर सकती है। निश्चित रूप से यदि नए तथ्य या अन्य आधार है तो याची को इस याचिका को फाइल करने से रोका नहीं जा सकता है। जैसा कि ऊपर कथन किया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को फाइल करने के नए आधार हैं और ऐसे नए तथ्य भी हैं जिनका संबंध इस न्यायालय के पूर्व निर्णय के पश्चात याची के पति को दोष सिद्ध किया गया है। एक अन्य मामले में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह और मत व्यक्त किया था कि यदि स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि याची विदेश में निवास करता है और वह भारत आता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन करता है और यदि उससे यह कहा जाए कि वह संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन इस बाबत उपचार प्राप्त करे तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत देर तक वह मुकदमेबाजी में वह फंसा रहेगा। माननीय न्यायाधीशों ने यह राय व्यक्त की थी कि ऐसे किसी व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऐसे मामलों में याची को अपने वीज़ा के निबंधनों के कारण या कुछ विवशताओं जैसे कि छुट्टी आदि के कारण उस देश को वापस लौटना होता है जहां पर वह निवास करता है या करती है। स्टॉप।